गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत। मैं ताराचंद। आज हम बात करते हैं एक दूसरा टॉपिक जो दीर्घकाय है, वह है सामाजिक एकता के जो प्रकार हमने बतलाए थे कि सामाजिक एकता दो प्रकार की होती है। एक तो है यांत्रिक एकता और दूसरी है सावयवी एकता। यांत्रिक एकता के विपरीत विशेषताएं रखने वाली एकता को हम सावयवी एकता कहते हैं। इस सावयवी एकता का हमने वर्णन पूर्व में कर दिया गया है कि सावयवी एकता क्या होती है। सावयवी एकता की विशेषताएं अर्थात ग्रामीण आदिम परंपरागत सरल छोटे समाजों के मध्य पाई जाने वाली एकता ही सामाजिक एकता यांत्रिक एकता है। आदिम ग्रामीण परंपरागत अशिक्षित असभ्य छोटे समाजों के मध्य पाई जाने वाली एकता ही यांत्रिक एकता है। यांत्रिक एकता के अंतर्गत कुछ विशेषताओं का भी उल्लेख हमने किया। वो सबसे पहला है अविभेदीकृत समाज या भेदभाव रहित समाज। ये पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता हमने बताई कि समाज का प्रथम स्थान और व्यक्ति का दूसरा स्थान। तीसरी हमने विशेषता बताई थी दमनकारी कानून व्यवस्था की यांत्रिक एकता के अंतर्गत दमनकारी कानून व्यवस्था देखने को मिलती है। चौथी विशेषता हमने बताई थी कि सामूहिक चेतना कि एक समाज के समस्त लोगों के मध्य समान विचार व्यवहार रीति रिवाज धर्म प्रथा आदि के अंतर्गत जो समानता देखने को मिलती है वो है सामूहिक चेतना। सजातीयता सभी में समानता देखने को मिलती है। और धार्मिक संगठन जिसमें टोटम का महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ टोटम का प्रश्न आता है कि टोटम क्या है। टोटम का उल्लेख किसने किया था? तो टोटम का उल्लेख दुर्गम ने किया था। और टोटम कोई पक्षी, कोई जीव, कोई जंतु, कोई पेड़, कोई पौधा, कोई पत्थर हो सकता है जिसे जनजातीय लोग अपना देवता मान करके पूजा करते हैं। वो हमारी टोटम या टोटम बात। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो समस्त यांत्रिक एकता के अंतर्गत भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था थी। और राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यांत्रिक एकता में राजनीति का जो कार्य करता था वो समाज के समस्त लोग मिलकर के निर्धारण करते थे, नियम बनाते थे, कानून बनाते थे और क्या अपराध है क्या अपराध नहीं है, कौन व्यक्ति अपराध है कौन सा व्यक्ति अपराधी नहीं है, इस बात का निर्धारण समाज समूह के लोग ही द्वारा किया करते थे। आधुनिक तरह न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका नहीं थी क्योंकि अशिक्षित समाज था, छोटा समाज था, लोगों की संख्या कम थी। अब इस सभी की बिल्कुल विपरीत जो विशेषता रखने वाली जो हम एकता है वो है सावयवी एकता अर्थात तो आधुनिक औद्योगिक जटिल बड़े समाजों के मध्य जो पाई जाने वाली एकता है वो है सावयवी एकता। इस सावयवी एकता के अंतर्गत धर्म का विखंडन हो जाता है, धर्म का विशेषीकरण हो जाता है। दमनकारी कानून व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिकारी कानून व्यवस्था जाती है। अब यहाँ पर क्या करता है समाज ना तो नियम और कानून बनाता है ना दंड देता है। सामूहिकता कमजोर हो जाती है, व्यक्तिवाद आ जाता है, नैतिकता का पतन हो जाता है। तो ये सावयवी एकता। तो हम बात करते हैं सावयवी एकता की पहली विशेषता है विभेदीकृत समाज। अरे इस समाज के अंदर जनसंख्या का विस्तार होता है तो जनसंख्या बढ़ जाती है, समाज खंड खंड हो जाता है। जब यांत्रिक समाज में जनसंख्या कम थी तो धीरे धीरे जनसंख्या का विस्तार होता गया। यांत्रिक एकता से सावयवी एकता आ गई तो यह समाज में विभेद हो जाता है, भिन्नता आ जाती है, दुराव आ जाता है, असमानता आ जाती है अर्थात भेदभाव युक्त समाज। दूसरी विशेषता अन्यवाश्रितता। ये बहुत अच्छी विशेषता है सावयवी एकता की। अन्यवाश्रितता का मतलब सभी व्यक्ति एक दूसरे पर आश्रित रहना, निर्भर रहना, ये अन्यवाश्रितता है कि जहां यांत्रिक एकता में सभी लोग मिलकर एक दूसरे से परस्पर रहते थे, जबकि सावयवी एकता में व्यक्ति आपस में एक दूसरे पर निर्भर रह जाता है। इसका कारण है कि श्रम का विभाजन, कि यांत्रिक एकता में श्रम विभाजन नहीं था।
जबकि साव्य एकता में श्रम विभाजन देखने को मिलता है। अन्य आश्रितता, अन्य आश्रितता का मतलब है अन्य व्यक्ति दूसरे पर आश्रित, अर्थात एक व्यक्ति दूसरे पर, पहला व्यक्ति तीसरे पर, इस प्रकार से समाज के सभी लोग आपस में एक दूसरे पर निर्भर हो गए। इसका जो महत्वपूर्ण कारण रहा हुआ श्रम विभाजन का डिवीजन लेबर सोसाइटी, जो हमने पहले बताया था कि प्राचीन समय में जनसंख्या कम थी, सभी लोग एक ही प्रकार का काम करते थे, सभी लोग एक ही काम को कर लेते थे, विभाजन नहीं था। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ गई, श्रम का विभाजन हो गया, जिसमें योग्यता, क्षमता, कुशलता के आधार पर व्यक्ति अपना कार्य बांट लिया है। अब कार्य विभाजन से व्यक्ति का विशेषीकरण हो गया है, वो विशेषज्ञ हो गया है। कारण क्या है कि एक व्यक्ति एक ही काम को लंबे समय से करते रहने के कारण उसमें निखार आ जाता है, विशेषज्ञ बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं अन्य आश्रितता, कि यांत्रिक समाज में व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर हो गया। इसका कारण कि विभिन्न व्यवसायों का जन्म। बात करते हैं तीसरी जो विशेषता है साव्य एकता की, वो है व्यक्ति का प्रथम स्थान और समाज का दूसरा स्थान। कि जहाँ यांत्रिक एकता में समाज का प्रथम स्थान था, जबकि साव्य एकता में व्यक्ति का प्रथम स्थान और समाज का दूसरा स्थान आ गया। तीसरी है विभिन्न व्यवसायों का विकास। यांत्रिक एकता में व्यवसायों का विकास नहीं हुआ, जबकि साव्य एकता के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवसाय जन्म लेते हैं, कार्य हो जाते हैं। और विभिन्न प्रकार के कार्य जन्म लेने के बाद या कार्य विभाजन के बाद एक व्यक्ति एक ही काम को करता है, इसको हम कहते हैं श्रम विभाजन। अर्थात यह साव्य एकता के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के समाज या विकास कार्यों का विकास होता जाता है। सामूहिक प्रतिनिधान, साव्य एकता की अगली जो विशेषता है सामूहिक प्रतिनिधान। अर्थात यांत्रिक एकता में सामूहिक चेतना थी, जबकि साव्य समाज के अंतर्गत सामूहिक प्रतिनिधान रूप परिवर्तित हो जाता है। अर्थात समाज के औसत लोगों के एक जैसे समान विचारित रिवाज, धर्म, प्रथा, नैतिकता, ये सामूहिक प्रतिनिधान कहलाता है। वहां था औसत नहीं था, वहां समस्त लोगों के एक जैसे विचार थे, लेकिन यहाँ पे है कि समस्त लोगों के, औसत लोगों के एक जैसे विचार ही सामूहिक प्रतिनिधान है। प्रतिकारी कानून व्यवस्था, यांत्रिक एकता में दमनकारी कानून व्यवस्था थी, तो साव्य एकता में प्रतिकारी कानून व्यवस्था आ गई। यहाँ पर एक छोटा प्रश्न आता है बार बार कि प्रतिकारी कानून व्यवस्था किस समाज के अंतर्गत पाई जाती थी। प्रतिकारी कानून व्यवस्था किस समाज के अंतर्गत पाई जाती थी, वह है साव्य एकता के अंतर्गत। जबकि दमनकारी कानून व्यवस्था यांत्रिक एकता के अंतर्गत और प्रतिकारी कानून व्यवस्था साव्य समाज के अंतर्गत। तो प्रतिकारी कानून व्यवस्था क्या है? इसमें व्यक्ति को सुधार का अवसर दिया जाता है, अपराधी को अपराध के अनुसार दंड ना देकर। यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो अपराधी को अपराध के अनुसार दंड ना देकर के उसे सुधार का अवसर दिया जाता है कि अमुक व्यक्ति ने इस प्रकार का काम किया है, तो उसके बदले इसको टिट फॉर टैट जैसे सिद्धांत पर आधारित ना होकर उस व्यक्ति को उसके अपराध के अनुसार शारीरिक और मानसिक दंड दिया जाता है, अवसर दिया जाता है, उससे सुधारने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मारा है तो वो उस बदले में व्यक्ति को नहीं मारता, बल्कि उस व्यक्ति को अपराधी के लिए, अपराध किया हुआ कार्य के लिए उसे सुधारने का अवसर दिया जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है कि आपने इस अपराध को किया है, उसके बदले आप समाज और व्यक्तियों से कट करके आप एकांत स्थान पर अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातनाओं से पीड़ित किया जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार का अपराध ना कर सके, तो उसे सुधारने का अवसर दिया जाता है। ये है हमारी प्रतिकारी कानून व्यवस्था, जो कि आधुनिक युग के अंतर्गत देखने को मिलती है, जटिल और औद्योगिक समाजों के अंतर्गत देखने को मिलती है। वो है आपको प्रतिकारी कानून व्यवस्था। हाँ, दमनकारी कानून व्यवस्था को तो समाज निर्माण करता था, लेकिन प्रतिकारी कानून व्यवस्था को तो राज्य निर्माण करता है, जिसमें न्यायपालिका, कानून की व्यवस्था या फिर
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, इस प्रकार की जो कानून का निर्माण। अगली जो विशेषता है विजातीयता। एक तो तरफ यांत्रिक एकता में तो थी सजातीयता, समानता देखने को, लेकिन इसमें विजातीयता देखने को मिलती है। सभी लोगों को मध्य आयु, संपत्ति, रहन सहन, आचार विचारों में भिन्नता देखने को मिलती है। इस भिन्नता को हम विजातीय कहते हैं। धार्मिक संगठन, साव्यवी समाज के अंतर्गत धार्मिक क्रियाओं का विशेषीकरण हो जाता है। एक ईश्वरवाद नवग्रह बहु ईश्वरवाद की प्रक्रिया जन्म लेती है। इसमें अनेक देवी देवताओं को लोग मानने वालों को जन्म होता है, अर्थात धर्म का विशेषीकरण होकर के धर्म का खंडन हो जाता है। अनेक धर्मों का विकास होता है, अनेक धर्मों के लोग मानने वाले लोग उत्पन्न हो जाते हैं। और उसके बाद में आर्थिक संगठन। इस व्यवस्था के अंतर्गत या साव्यवी एकता के अंतर्गत है जो आर्थिक व्यवस्था है वो बचत वाली अर्थव्यवस्था है। उत्पादन का विकास होता है, विस्तार होता है, तो उसमें क्या है कि व्यक्ति की भावना बचत वाली प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। और लास्ट में है राजनीतिक संगठन। राजनीतिक संगठन आधुनिक युग के अंतर्गत औद्योगिक और जटिल समाजों के अंतर्गत जो राजनीतिक संगठन है उसको हम कहते हैं सरकार। और सरकार के अंतर्गत 3 अंग हैं, एक कार्यपालिका, एक व्यवस्थापिका और एक है न्यायपालिका। तो कार्य का बंटवारा हो गया। व्यवस्था कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका करती है, कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका करती है और न्याय का काम न्यायपालिका करती है। इसके 3 अंग अलग अलग हो जाते हैं। जो जैसा कार्य है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। जबकि यांत्रिक एकता में ऐसा नहीं था कि समाजी कानून बनाता था, समाजी लागू करता था, लेकिन साव्यवी एकता के अंतर्गत कानून बनाने का काम, व्यवस्था का काम, न्याय का काम अलग अलग कर दिया गया है। अर्थात तो सरकार के भी 3 खंड हो गए हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। इस प्रकार से ये रहा आज का जो हमारा टॉपिक है, वो था सामाजिक एकता के प्रकार। और सामाजिक एकता 2 प्रकार की होती है, यांत्रिक एकता और साव्यवी एकता। यांत्रिक एकता क्या है? यांत्रिक एकता की विशेषताएं। साव्यवी एकता क्या है? साव्यवी एकता की विशेषताएं। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा यांत्रिक और साव्यवी एकता में अंतर।